विद्यार्थियों, हम आज जिस ब्लॉग पर चर्चा कर रहे हैं वो ब्लॉग 1 है और उसका शीर्षक है लर्निंग पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रोचेस, अधिगम, परिप्रेक्ष्य और उपागम। चलिए, लर्निंग को हम लोग सामान्य भाषा में सीखना भी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक भाषा में इसके लिए अधिगम शब्द प्रयोग होता है। तो आप लोग अधिगम को लेकर के बहुत ये ना सोचे कि ये कौन सा शब्द आ गया, कहाँ से आ गया। अधिगम शब्द जनरली हम लर्निंग के लिए यूज करते हैं। आज हम इसके डिफरेंट डायमेंशंस पर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो ये जाने कि ये जो कोर्स है BES 1 2 3, इसमें हमारे 4 या 5 मेजर फोकस एरियाज हैं। पहला फोकस एरिया ये है कि हम आपको ये समझाने की कोशिश करें कि लर्निंग और टीचिंग, सीखना और पढ़ाना, अधिगम और शिक्षण, ये इनको अलग अलग रूप में नहीं देखना चाहिए, इनको होलिस्टिकली एक प्रोसेस के रूप में देखना चाहिए। इसलिए आजकल जो शब्द इस्तेमाल हम करते हैं वो हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि टीचिंग कहीं और होगी, लर्निंग कहीं और होगी, ऐसी कोई स्थिति है नहीं। तो लर्निंग और टीचिंग को होलिस्टिकली एक साथ देखने की जरूरत है। ये कोर्स आपको इसके बारे में बात करता है। साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो लर्निंग थ्योरी जिस पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो जिस पेडागोजिकल अप्रोच पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो कंस्ट्रक्टिविज्म है। और कंस्ट्रक्टिविज्म ये मानता है कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, अध्यापक का काम पढ़ने में मदद करना हो सकता है। आप सीखने में मददगार हैं, तो जो लर्निंग और टीचिंग की प्रोसेस है, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया है, इसको ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। इट शुड बी व्यूड एज अ प्रोसेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ये इस कोर्स का एक फोकस है। साथ ही हमने इस कोर्स में यह भी ध्यान दिया है कि आप जो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की प्रोसेस है, जो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, जो कक्षा में होनी है, उसके लिए कौन सी उचित अधिगम युक्तियां, लर्निंग स्ट्रैटेजीज, लर्निंग रणनीतियां, अधिगम रणनीतियां, सीखने की कौन सी युक्तियां आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उचित अधिगम युक्ति या सीखने के तरीके का कैसे पहचान करें, हाउ टू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर फैसिलिटेटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, हमने इस कोर्स में इस पर बात की है। साथ ही जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस। कोई ऐसी सीधी सीधी रेखा में चलने वाली प्रक्रिया नहीं है कि एक अध्यापक कुछ पढ़कर आएगा, बच्चों को कुछ बता देगा, बच्चे सीख जाएंगे। नहीं, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कक्षा का माहौल, वातावरण कैसा है, बच्चे की तैयारी कैसी है, बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, टीचर की भाषा क्या है, टीचर कौन सी लैंग्वेज, कौन से शब्द, उसकी वोकैबुलरी कैसी है, टीचर का बच्चों के साथ इंटरेक्शन के समय व्यवहार कैसा है, क्या बच्चे और टीचर एक ऐसा कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं जहां बच्चे फ्रीली अपने क्वेश्चन कर सकें और टीचर उनके प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में उनकी मदद कर सके। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स है, इसको आप एनालाइज कर सकें, इसके बारे में हमने इसमें बात की है। और साथ ही इस कोर्स में हमने ये भी फोकस की है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जितने भी डायमेंशंस हैं, डिफरेंट डायमेंशंस, उन पर हम चर्चा कर सकें। और टीचर का रोल एज ए प्रोफेशनल टीचर और एज ए फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग, क्योंकि मैं लगातार बात कर रहा हूं कि कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि शिक्षक की भूमिका एक मददगार की है जो अधिगम में मदद करती है। यदि अरविंदो को आप याद करिए तो महर्षि अरविंद ने कहा था, नथिंग कैन बी टॉट, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, बट एवरीथिंग कैन बी लर्न, सब कुछ सीखा जा सकता है। इसका मतलब सीखने में हमारी भूमिका एक अध्यापक के तौर पर अपने विद्यार्थियों को मदद करने की है, एक फैसिलिटेटर की है। तो वो हम कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं और अन्य विभिन्न भूमिकाओं में बात कर सकते हैं। और साथ ही ये कोर्स इस पर भी बात करता है कि आप एक टीचर के तौर पर कैसे नई नई युक्तियां, नई नई विधियां, नई नई रणनीतियों का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे अपनी कक्षा की जो समस्याएं हैं, क्लासरूम प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान कैसे कर सकते हैं। तो इन सारे मोटे मोटे बिंदुओं पर
इस पूरे पाठ्यक्रम के 4 ब्लॉक की 16 यूनिट्स में फोकस किया गया है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले ब्लॉक 1 की। पहले ब्लॉक का शीर्षक है लर्निंग पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रोचेज, अधिगम अर्थात सीखना, इसके परिप्रेक्ष्य और उपागम। इसमें हमने कोशिश की है आपको अधिगम अर्थात लर्निंग की अर्थ, उसकी प्रकृति, उसकी प्रक्रियाएं समझा सके, और साथ ही जो लर्निंग थ्योरीज इस्तेमाल होती हैं, जो अधिगम की डिफरेंट थ्योरीज हैं, उनका आप प्रयोग कर सकें, और जो डिफरेंट अप्रोचेज यूज हो रही हैं उनका आप प्रयोग कर सकें। इसकी जो पहली यूनिट है उस यूनिट का टाइटल है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, अधिगम को समझना, अधिगम की समझ कि अधिगम आखिर है क्या, अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम कैसे होता है, अधिगम प्रक्रिया कैसे काम करती है, इस सब पर हम बात करेंगे इस यूनिट में। इस यूनिट में हमारा पहला फोकस जो है वो है मीनिंग एंड डायमेंशंस ऑफ लर्निंग, अधिगम का अर्थ और अधिगम के विभिन्न आयाम। व्हाट कम्स अंडर लर्निंग एंड व्हाट नॉट, क्या चीज अधिगम में आती है और क्या नहीं। हम जीवन में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी सीखते हैं, कुछ गलत चीजें भी सीखते हैं, कुछ चीजें डेलिबरेटली सीखते हैं अर्थात उन्हें हम सीखना चाहते हैं इसलिए सीखते हैं, कुछ चीजें हमारे अनुभव हमें स्वयं सिखा देते हैं जिन्हें हम सीखना नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो हमारे काम आते हैं। तो फिर क्या चीज सीखने के अंतर्गत आती है, किस चीज को हम लर्निंग कहते हैं और किस चीज को हम लर्निंग नहीं कहते हैं, इस पर इस यूनिट में फोकस किया गया है। कंसेप्ट रिलेटेड टू लर्निंग, लर्निंग से संबंधित बहुत सारे संप्रत्यय हैं जैसे मैच्योरेशन, प्रौढ़ता, टीचिंग, शिक्षण, इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन। इन कंसेप्ट्स में क्या अंतर है, ये कंसेप्ट्स क्या हैं, इसके बारे में हमने यूनिट 1 में बात की है। साथ ही इस यूनिट में हमने कोशिश की है आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताने की, उन कारकों के बारे में बताने की जो अधिगम में मददगार हैं। और जैसा कि हम जानते हैं सभी बच्चे एक तरह से नहीं सीखते, कोई पढ़ के ज्यादा सीखता है, कोई देख के ज्यादा सीखता है, कोई सुन के ज्यादा सीखता है, तो हर एक बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। तो हमने इस यूनिट में यह भी बात की है कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं, ये हमें जानने की जरूरत है ताकि हम अपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर सकें। और पेस ऑफ लर्निंग, पढ़ने की, सीखने की अपनी एक गति होती है। हमारी गति यदि हमारे विद्यार्थियों की गति से मैच नहीं करती, हम बहुत तेजी से अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं और हमारे बच्चों की जो सीखने की, अधिगम करने की गति है, पेस है, वो उतना तेज नहीं है, तो हम पढ़ा देंगे, बच्चे नहीं सीखेंगे। हम उनके सामने सब कुछ प्रस्तुत कर देंगे, बच्चे सब कुछ नहीं सीखेंगे। तो पेस ऑफ लर्निंग का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत महत्व है। आपको यह समझना चाहिए पेस ऑफ लर्निंग कैसे मैनेज करते हैं, इसकी हमने इस यूनिट में बात की है। और साथ ही हमने इस यूनिट में यह भी बात की है कि चूंकि विद्यार्थियों में भिन्नताएं होती हैं, उनमें भाषागत भिन्नताएं हैं, उनमें सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं हैं, उनके अधिगम लर्निंग स्टाइल्स, अधिगम के जो तरीके हैं, जो विधियां हैं, उनमें अंतर है, उनके पेस में अंतर है, उनके प्रीवियस नॉलेजेस डिफरेंट हो सकते हैं, उनके पूर्व ज्ञान में अंतर है। तो ऐसे सारे जब अंतर हैं, तो ऐसे में हम अपनी जब टीचिंग लर्निंग को प्लान करें तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी कक्षा में जो हमारे विद्यार्थी हैं वे विभिन्न वर्गों से आते हैं, विभिन्न भाषागत क्षेत्रों से आते हैं, दे हैव डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स, दे हैव डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनकी अपनी लर्निंग पेस अलग अलग है, उनके लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग हैं। इन सबको ध्यान में रखकर हमें अपनी लर्निंग प्लान करनी चाहिए। तो इन 6 मोटे मोटे बिंदुओं पर यूनिट 1 में बात की गई। इस यूनिट की हम शुरुआत करते हैं व्हाट इज लर्निंग, अधिगम क्या है। यह माना जाता है कि अधिगम अनुभवों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और प्रयासों के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं, उन परिवर्तनों को लाने की प्रक्रिया है। अगर आप लर्निंग की डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे जो हमने भी अपने यूनिट में दी हैं, जहां भी आप लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग की बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने लर्निंग को अपने अपने अर्थों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। मेनी पीपल हैव ट्राइड टू डिफाइन लर्निंग इन देयर ओन वे, बट द क्रक्स इज दैट मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट, when they are talking about learning, they are talking in terms of behavior modification, व्यवहार में परिवर्तन। और वो कैसे आता है? थ्रू एक्सपीरियंसेस,
थ्रू एक्सरसाइज एंड थ्रू एफर्ट, अनुभवों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और प्रयासों के द्वारा। और लर्निंग के बारे में एक बात और कही जाती है कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग के द्वारा, सीखने के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो बहुत तात्कालिक नहीं होते। ऐसा नहीं आज बिहेवियर चेंज हुआ कल बिहेवियर चेंज नहीं होगा, नहीं। बिहेवियर जो चेंज होता है वो रिलेटिवली परमानेंट होता है, थोड़ा स्थायी होता है। आप जो एक बार चीज सीख लेते हैं फिर आप उसका भविष्य में प्रयोग करेंगे। यदि आपने अच्छी आदतें सीख ली, भले माता पिता से सीखी, अध्यापक से सीखी, गुरुजनों से सीखी, धार्मिक स्थलों से सीखी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सीखी, उन अच्छी आदतों का फिर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं और उतार कर उनका लंबे समय तक प्रयोग करते हैं। तो उस सीखने के कारण आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन तात्कालिक और क्षणभंगुर नहीं होता कि आज सीखा और कल खत्म हो गया, नहीं, वो परिवर्तन स्थायी होता है। तो इसीलिए कहा जाता है लर्निंग के दौरान जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होता है या जो चेंजेस इन बिहेवियर होते हैं वो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं। और एक चीज, लर्निंग कभी वैक्यूम में नहीं होती। हम ये मान लें कि हम आपको सब कुछ नया सिखा देंगे। मैं आज आपको अगर लर्निंग के बारे में बात कर रहा हूं और मैं ये मान लूं कि आप में से कोई भी विद्यार्थी लर्निंग के बारे में कुछ नहीं जानता, सीखने के बारे में कुछ नहीं जानता, तो मैं गलत हूं। मुझे पता है आप जानते हैं कैसे सीखते हैं, मुझे पता है आपको मालूम है सीखना किसे कहते हैं। हो सकता है आपको उसे सही रूप में स्ट्रक्चर करके सही शब्दों में बांधना ना आता हो, राइट। तो लर्निंग में आपके जो पूर्व अनुभव हैं, लर्निंग में आपके जो पूर्व अनुभव हैं, जो प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं, वो प्रायर एक्सपीरियंसेस मदद करते हैं। मैं बात कर रहा था कि लर्निंग अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंसेस। जो आपके पूर्व अनुभव हैं, जो आपके पूर्व अनुभव हैं वो आपके अधिगम में मदद करते हैं। इसीलिए आप देखिए, यदि हम अपने बच्चों को कभी प्रयोग करिए, अपने बच्चों को आप एक चित्र दिखाइए, केवल चित्र, उस चित्र के बारे में कोई बात मत करिए, उनसे कहिए इस चित्र में कुछ पात्र हैं और इन पात्रों पर आपको एक कहानी लिखनी है। बच्चों को ऐसा आप चित्र दिखाइए जिसके बारे में उन्होंने नहीं सुना। कोई एब्स्ट्रैक्ट स्केच दिखा सकते हैं कि एक बच्चा है, एक माँ है, या कुछ भी, कोई भी सिचुएशन आप दिखाइए और जरा एक छोटा एक्सपेरिमेंट करिए। बच्चों से कहिए कि इस पर एक पैराग्राफ लिखें। आप देखिएगा कक्षा के हर बच्चे का पैराग्राफ अलग तरह का होगा। उस स्टोरी के हीरो अलग होंगे, उस स्टोरी का बैकग्राउंड अलग होगा, हर स्टोरी का सिचुएशन अलग होगा। क्यों अलग है? क्योंकि उनके पूर्व अनुभव उनके सीखने में मदद कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप कक्षा में जाएं, किसी भी विषय पर बात करने, किसी भी प्रकरण को, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने, ये सोच कर जाएं कि उनके पूर्व अनुभव इसके बारे में क्या हो सकते हैं, क्योंकि उनके पूर्व अनुभव ही आप उनको सीखने में बेहतर मदद करते हैं। मैं बात करता हूं अब लर्निंग के नेचर पर, अधिगम की प्रकृति पर, सीखने की प्रकृति पर। लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। अधिगम सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि अधिगम जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु होने तक निरंतर चलता रहता है। वी कीप ऑन लर्निंग आइदर फॉर्मली और इनफॉर्मली। हम या तो विद्यालय में किसी टीचर के पास, किसी गुरु के पास फॉर्मल तरीके से सीखने जाते हैं, या फिर जो हम जीवन में अनुभव करते हैं उन अनुभवों से हम सीखते हैं। और सीखने की ना कोई उम्र होती है ना कोई समय। हम किसी भी समय कभी भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। भारतीय शास्त्रों में तो वृक्षों को, नदियों को, चींटी को, पेड़ को, सबको गुरु बताया गया। हम सबसे सीख सकते हैं। इसलिए एक चीज ये हमें ध्यान रखनी है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम लर्निंग है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग कोई प्रोडक्ट नहीं। लर्निंग हमेशा या तो लक्ष्य केंद्रित होती है या उद्देश्यपूर्ण होती है। हम ऐसे ही कुछ सीखने नहीं जाते। हम जब भी कुछ सीखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, हमारे विद्यार्थी जब भी कुछ सीखने के लिए तैयार करते हैं, तो वो क्यों सीख रहे हैं? हर अधिगम का, हर प्रकार के सीखने का एक उद्देश्य होता है। एक प्लेयर एक कोच के पास जाता है तो वो सीखने जाता है कि कोच मुझे खेल को अच्छे तरह से सीखना सिखाएगा। आप स्विमिंग सीखने जाते हैं तो आपका लक्ष्य होता है
आप विद्यालय आते हैं तो आपका आगे बढ़ना लक्ष्य है, कुछ योग्यता अर्जित करना आपका लक्ष्य है। ये ठीक है कि शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं, बट लर्निंग हमेशा पर्पसिव और गोल ओरिएंटेड होती है, उत्पाद नहीं होता। लर्निंग कोई उत्पाद नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आज हमने कुछ सीख लिया, ये हमें मिल गया, ये हमारी लर्निंग है। नहीं, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअसली कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन गोइंग, ये स्टॉप नहीं होती। मैंने पहले भी कहा लर्निंग में कुछ डिग्री ऑफ परमानेंस इन्वॉल्व होता है। परमानेंस मतलब स्थायित्व होता है। हम जो सीखते हैं वो थोड़ा स्थायी होता है, उसमें रोज रोज बदलाव नहीं होते, एडिशन होते रहते हैं, मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। एक बार जो सीखा अगली बार उससे बेहतर सीखेंगे, कुछ और उसमें ऐड करेंगे, फिर कुछ और सीखेंगे, कुछ और उसमें ऐड करेंगे। तो लर्निंग इन्वॉल्व्स सम डिग्री ऑफ परमानेंस एंड लर्निंग इज चेंज इन रिस्पॉन्स और बिहेवियर। लर्निंग के द्वारा, अधिगम के द्वारा हमारी प्रतिक्रिया में बदलाव आते हैं, हमारे व्यवहार में बदलाव आते हैं। एक उदाहरण के लिए, यदि आप एक शिक्षक हैं, आपने लेसन प्लान बनाना नहीं सीखा, फिर भी आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं। आपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को इंटीग्रेट करना नहीं सीखा, फिर भी आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब आप लेसन प्लान बनाना या टीचिंग लर्निंग मटेरियल को इंटीग्रेट करना सीख लेते हैं, फिर जब आप अपना कक्षा में पढ़ाते हैं तो कक्षा में आपके रिस्पॉन्स में परिवर्तन आ जाता है। जब आप लर्नर को अंडरस्टैंड करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब आप के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, विद्यार्थियों को समझने का प्रयास करते हैं, ये लर्निंग है। तो लर्निंग की प्रकृति में है कि लर्निंग से हमारी प्रतिक्रिया देने में और हमारे व्यवहार में, दोनों में परिवर्तन आता है। लर्निंग स्टाइल्स, अधिगम शैलियां, मैंने आपको बताया कि प्रत्येक विद्यार्थी का अधिगम करने का, सीखने का अपना अलग तरीका होता है। ये पिक्चर मैंने एक वेबसाइट से लिया है जिसका सोर्स मैंने शो किया है। इसको वर्क मॉडल बोलते हैं, VARC। अगर आप इस मॉडल को देखें तो इसमें विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग राइटिंग और काइनेस्थेटिक 4 तरह के लर्नर्स की बात की गई है। 4 तरह के लर्नर्स का मतलब, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको हम विजुअल लर्नर्स कहते हैं। विजुअल लर्नर्स मींस ऐसे विद्यार्थी जो चित्रों के प्रयोग से, मानचित्रों के प्रयोग से, रेखा चित्रों के प्रयोग से किसी चीज को देखकर नई सूचना को अच्छे से ग्रहण करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को हम विजुअल लर्नर्स कहते हैं। ऐसे में यदि हमारी कक्षा में कुछ ऐसे, जब हम अपनी क्लासरूम प्लानिंग करते हैं तो हमें उन लर्नर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए जो विजुअल लर्नर्स हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सुनकर भी सीख सकते हैं, आप ऑडिटरी लर्नर हो सकते हैं। मैं एक बैनर लगाता और लगातार अपनी बात कहता रहता, आप सुनते रहते, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी बात को मेरी गति से नहीं पकड़ पा रहे हैं। लेकिन यदि मैं स्लाइड का प्रयोग कर रहा हूं, स्लाइड पर कुछ चित्र हैं, कुछ चीजें लिखी हैं, तो आप इन चित्रों और लिखे गए शब्दों को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे साथ। अर्थात आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दिख रहा है उनको, उस दिखे हुए से बेहतर सीख रहे होंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो उनको सुनाई दे रहा है। कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो बोलने और सुनने से सीखते हैं, जो बोलने और सुनने से सीखते हैं। ऐसे लर्नर्स को हम ऑडिटरी लर्नर्स कहते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स अर्थात ऐसे विद्यार्थी, ऐसे शिक्षार्थी जो सुनकर या बोलकर सीखते हैं, उनको ऑडिटरी लर्नर्स कहा जाता है। कुछ ऐसे लर्नर्स होते हैं जो ना देखकर सीखते हैं अच्छा, न सुनकर अच्छा सीखते हैं, बल्कि जब वो खुद पढ़ते हैं तो ऐसे भी विद्यार्थी हो सकते हैं जिनको पढ़कर या लिखकर सीखने में मदद आती है, ज्यादा अच्छा वो सीखते हैं। पुरानी कहावत है कि यदि आप बोलकर पढ़ते हैं तो आप एक स्तर पर सीखते हैं, यदि आप बोलते हुए लिख लेते हैं तो आप दूसरे स्तर पर सीखते हैं, और आप केवल देखते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं, तीनों काम करते हैं, तो आप और ऊंचे स्तर पर सीखते हैं। तो कुछ लर्नर्स ऐसे हैं जो रीडिंग और राइटिंग से सीखते हैं। ऐसे लर्नर्स को हम रीडिंग राइटिंग लर्नर्स कहते हैं। और कुछ लर्नर्स ऐसे हैं जो विजुअल, ऑडिटरी या रीडिंग राइटिंग की बजाय आपके जो हाव भाव हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आप जिन क्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे वो
या कोई उनको ऐसा वस्तु दे रहे हैं जिसको वो छूकर अनुभव कर सकते हैं। टच, टेक्टाइल मीन्स, काइनेस्थेटिक मीन्स दे कैन यूज देयर सेंसेस, देयर हैंड्स टू टच। आप उनको दूर से बताइए कि सूक्ष्मदर्शी ऐसा होता है, उसका एक चार्ट बनाइए, नहीं समझेंगे। उनको सूक्ष्मदर्शी के पास लेकर जाइए, सूक्ष्मदर्शी उनके हाथ में दीजिए, जब सूक्ष्मदर्शी उनके हाथ में आएगा तो उसे छुएंगे, उसको टच करके देखेंगे और उसको बेहतर सीखेंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों को हम काइनेस्थेटिक लर्नर्स कहते हैं। तो ये जो है ये अलग प्रकार का लर्निंग स्टाइल है, जिस कंसेप्ट को हम कहते हैं मोड्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के तरीके। अभी तो हमने बात की लर्नर कितने प्रकार के होते हैं पिछली स्लाइड में। अब मैं बात कर रहा हूं लर्निंग के तरीके, सीखने के तरीके। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, हम अवलोकन करके सीखते हैं। और देखिए ऑब्जर्वेशन से आप लोग ये अर्थ बिल्कुल मत लगाइएगा कि ऑब्जर्वेशन का मतलब केवल आंखों से देखना होता है। अगर आप ऑब्जर्वेशन स्किल पर डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ योर ऑल सेंसेस, ऑल सेंसेस। तभी आप ऑब्जर्व करते हैं। आप मूवी देखने जाते हैं, क्या आप केवल आंखों से पिक्चर देखते हैं? नहीं, आप आंखों से देखते हैं, आप कानों से सुनते हैं, आप अपने आसपास के वातावरण को अनुभव करते हैं, उस अनुभव से रोमांचित होते हैं, तभी तो आप रोमांच लेते हैं। यदि वो रोमांच आपको केवल आंखों से देखने में या सुनने में हो जाए तो आप फिर मूवी सिनेमा घर में देखने क्यों जाएं? आप मूवी टीवी पर क्यों नहीं देखना प्रेफर करते? बहुत सारे लोग हैं कहते नहीं, सिनेमा घर में मैच आ रहा है तो स्टेडियम में देखने का अलग आनंद है, क्योंकि स्टेडियम में तो छोटा दिखता है, फिर भी देखने जाते हैं, क्योंकि वो रोमांच जो आपके सेंसेस अनुभव करते हैं उसको आप केवल स्क्रीन पर देखकर अनुभव नहीं कर सकते। तो लर्निंग ऑब्जर्वेशन से भी होती है, और ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स ईच एंड एवरी सेंस। इट इज मोर देन वन सेंस इज इन्वॉल्व्ड इन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज नॉट ओनली थ्रू आईज। दूसरा है लर्निंग बाय इमिटेशन। छोटे बच्चों को देखिए, बच्चे कैसे सीखते हैं? बहुत सारी चीजें बच्चे आपको देखकर, आपकी अनुक्रिया करके, आपको दोहराकर, आपकी नकल करके सीखते हैं। बड़ी कक्षाओं में भी आप अपने विज्ञान के विद्यार्थियों को, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, मान लीजिए प्रयोगशाला में किसी उपकरण का, मान लीजिए पिपेट ही है, पिपेट से लिक्विड कैसे सक करते हैं ये बच्चे को सिखाना है। विद्यार्थी को कक्षा 8 में तो नहीं, 9, 10, 11, 12 में आपको सिखाना है। तो जब तक आप पिपेट को ठीक से पकड़ना नहीं सिखाएंगे, जब तक आप परखनली को ठीक से पकड़कर नहीं बताएंगे, जब तक आप नहीं बताएंगे कहां पर आपको उंगली का प्रयोग करना है, किस जगह आपको थंब का प्रयोग करना है, तब बच्चे आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको इमिटेट करेंगे और तब सीखेंगे। प्रैक्टिस तो करेंगे, ऑब्जर्वेशन के साथ इमिटेशन भी इन्वॉल्व होता है। तो लर्निंग का एक तरीका इमिटेशन भी है, अर्थात दूसरों को की नकल करके सीखना। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, ये सीखने को एक्सप्लेन करने की सबसे पुरानी सिद्धांतों में से एक है। आप लोग जब मटेरियल पढ़ेंगे तो वहां पढ़िएगा, ईएल थॉर्नडाइक की थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। वो कहते हैं कि हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, गलतियां करते हैं, गलतियों से सीख लेते हैं, उन गलतियों में सुधार करते हैं और फिर सीखते हैं। एवरी मिस्टेक, एवरी फेल्योर इज ए लर्निंग। कोई भी असफलता नहीं है, वो एक सीखना है, एक अधिगम है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ट्रायल एंड एरर से भी सीखते। लर्निंग बाय इंसाइट, इंसाइट थ्योरी ये मानती है कि हम सब कुछ केवल ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और ट्रायल एंड एरर से नहीं सीखते। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर एक आत्म तत्व होता है, हमारे अंदर एक इंसाइट होती है जो हमें अचानक से कुछ समाधान दे देती है। और इसके लिए बड़ा अच्छा प्रयोग है जो चिंपैंजी पर किया गया था कि एक चिंपैंजी को बंद कर दिया गया था पिंजड़े में, और पिंजड़े के ऊपर केले लटका दिए गए थे, नीचे एक छड़ी डाल दी गई। चिंपैंजी सोचा मैं केले उतार लूंगा। चिंपैंजी ने केले उतारने की कोशिश की, उससे केले नहीं उतरे। चिंपैंजी ने बहुत प्रयास नहीं किए ट्रायल एंड एरर की तरह कि मैं कूदता रहूं, 1 हफ्ते तक कूदता रहूं, तब तक केले सड़ जाएंगे। नहीं, उसकी नजर पास में पड़ी, छड़ी पर पड़ी। उसे अचानक से कुछ दिमाग में आया, उसने छड़ी उठाई और केलों को मारी और केले उतार लिए। अर्थात उसके अंदर इंसाइट थी, उसके अंदर एक अंतः प्रज्ञा थी, जिस अंतः प्रज्ञा ने उसे सिखाया। मनुष्यों में अंतः प्रज्ञा अधिक होती है, बहुत सारी चीजें हम इंसाइट से सीखते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर मोड्स ऑफ लर्निंग। कैसे बच्चे सीखते हैं, इस सब की बात हमने इकाई 1 में की है। इसी इकाई 1 में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी हमने बात की है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का
दूसरी परिस्थिति में हस्तांतरण कई तरह से होता है। पॉजिटिव ट्रांसफर, जैसे आप जब टाइपराइटर पर जो लोग टाइपिंग सीखते थे, एक समय था कि टाइपराइटर पर लोग सीखते थे, उसके बाद कंप्यूटर्स का कीबोर्ड आया, तो जो लोग टाइपराइटर पर बेहतर टाइपिंग कर पाते थे, जब कंप्यूटर की आया तो उन्होंने कंप्यूटर पर टाइपिंग करना कंपैरेटिवली तेज गति से सीखा। जो लोग साइकिल चलाना सीख लेते हैं, जब वो मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाना सीखते हैं, तो साइकिल चलाने समय जो बैलेंसिंग का नॉलेज, जो बैलेंसिंग का लर्निंग उनको होता है, उसका प्रयोग वो स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते समय कर लेते हैं। तो ये माना जाता है कि जो लोग साइकिल चलाना सीख लेते हैं, वो मोटरसाइकिल चलाना या स्कूटर चलाना कंपैरेटिवली जल्दी सीखते हैं। ठीक, तो ये कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण, अर्थात एक परिस्थिति में सीखे गया ज्ञान यदि दूसरे ज्ञान को सीखने में मददगार हो तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। दूसरा है निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यस, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति या किसी नए ज्ञान को सीखने में बाधक हो। मैं इसका एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल देता हूं कि जब 31 दिसंबर को साल बदल जाता है तो जनवरी के पहले हफ्ते में जब हम नई तिथियां डालना शुरू करते हैं तो अक्सर वो पुरानी डेट लिखते समय जो वर्ष लिखने की आदत है वो हमारी कंटिन्यू करती है और नई डेट्स को हम अक्सर पुराने साल में डाल देते हैं। ठीक, तो ये एक निगेटिव ट्रांसफर का अच्छा एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यदि हमने कोई एक चीज सीख रखी है तो हमें वो सीखी हुई चीज यदि कुछ नया सीखने में दिक्कत करती, प्रेजेंट जीरो ट्रांसफर, जब कोई भी चीज एक सीखें और दूसरी सीखें और दोनों के सीखने में कोई संबंध ना हो, उसे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। सेकेंड यूनिट है अप्रोचेस टू लर्निंग। जब हम अप्रोचेस टू लर्निंग की बात करते हैं विद्यार्थियों, कवर किया इस यूनिट में हमने कुछ कॉमन अजम्पशंस लर्निंग के कवर किए हैं, हमने बिहेवियरिस्ट अप्रोच की बात की है, हमने कॉग्निटिविस्ट अप्रोच की बात की है, हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात की है, हमने मेरिट एंड डिमेरिट, हर एक मेरिट अप्रोच के डिस्कस किए हैं कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच में क्या मेरिट डिमेरिट होते हैं, कॉग्निटिविस्ट अप्रोच में क्या मेरिट डिमेरिट होते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या मेरिट डिमेरिट होते हैं। तो इन सब की बात हमने की है। और आप अपने लर्नर्स के लिए अप्रोप्रिएट अप्रोच कैसे चुने, एक तरीका तो जो मैंने आपको डिस्कस किया बिहेवियरिस्ट अप्रोच, कॉग्निटिविस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, क्लासिफिकेशन का वो है। एक और तरीका है अप्रोचेस का, सरफेस अप्रोच। देखिए, ये बच्चों के सीखने की अप्रोच है, आप इसको अनुभव करिए। आप जब कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो सरफेस अप्रोच के साथ सीखते हैं, अर्थात मैं क्वेश्चंस का जवाब दे लूं, एग्जाम में पास हो जाऊं, बस जो आपने पढ़ाया है उसको रटकर आंसर कॉपी पे लिख दूं और पास हो जाऊं। नॉट डीप थिंकिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग, बस कैसे भी मुझे याद हो जाए और मैं अपने जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो तात्कालिक लक्ष्य है, उनको प्राप्त कर लूं। तो जिनकी ऐसी लर्निंग अप्रोच होती है वो सरफेस अप्रोच होती है। ठीक, दूसरा डीप अप्रोच। जो हमारी डीप अप्रोच है, उस डीप अप्रोच में आपको कक्षा में कुछ ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि वो इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए सीखते हैं कि वो उस बात को समझ सकें, उस जो भी कंसेप्ट आप समझा रहे हैं उनकी गहराई तक जाने का प्रयास करते हैं। जब वो उनकी गहराई तक जाने का प्रयास करते हैं तो ये डीप अप्रोच कहलाती है। दिस इज कॉल्ड डीप अप्रोच ऑफ लर्निंग। डीप अप्रोच ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग की एक तो सरफेस अप्रोच है और डीप अप्रोच है। मैं यहाँ एक और तीसरी अप्रोच की बात करता हूं। आजकल विद्यार्थी स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनाते हैं। ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या है? एक्चुअली जब उनके सामने कंटेंट आता है, जैसे आपके सामने जो हमारा स्टडी मटेरियल आता है, आप पहले उसके पूरे स्टडी मटेरियल को पूरा देखते हैं, इसमें क्या यूनिट्स हैं, क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या सब कंसेप्ट्स हैं। और जब आप इनको देखते हैं तो आप एक अपने अंदर एक पिक्चर बनाते हैं, एक माइंड मैप बनाते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे डिटेल में समझने की जरूरत है, कौन सा कॉन्सेप्ट मैं सरफेस अप्रोच से समझ लूंगा। तो आप एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि अगर एक यूनिट में 8 कॉन्सेप्ट हैं, 7 कॉन्सेप्ट हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, मेरे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है, उसके लिए आप डीप अप्रोच अपनाएंगे। कौन से कॉन्सेप्ट को मैं केवल एक बार देख लूंगा, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है लेकिन इसको समझने की जरूरत है, डीप अप्रोच के लिए सरफेस अप्रोच तक जाने की जरूरत है, तो वो
आप एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक अप्रोच ऑफ लर्निंग, राइट। तो एक तो मैंने आपको बताई कॉग्निटिविस्ट, बिहेवियरिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो लर्निंग थ्योरीज पर बेस्ड है, और एक जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं लर्निंग की, तो बच्चे किस अप्रोच से सीखते हैं, उनके सीखने की क्या अप्रोच है, इसके आधार पर भी लर्निंग अप्रोचेस को हम क्लासिफाई करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बिहेवियरिस्ट अप्रोच की। एक्चुअली जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है वो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से निकली है, और वो ये मानती है कि अधिगम के द्वारा बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि मैं यहां पर जेवी वॉटसन को कोट करूं, तो जेवी वॉटसन ने कहीं कहा है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, मैं किसी भी बच्चे को कुछ भी बना सकता हूं। अर्थात वो ये मानते थे कि जो एनवायरनमेंट है उससे बच्चों के व्यवहार में डिजायर्ड चेंजेस लाए जा सकते हैं, हेरिडिटी का उतना रोल नहीं होता। बिहेवियरिस्ट अप्रोच बेसिकली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर काम करती है कि जब बच्चों को कोई स्टिमुलस दिया जाता है, कोई उद्दीपक दिया जाता है, उस उद्दीपक पर एक प्रतिक्रिया होती है। यदि प्रतिक्रिया सकारात्मक है तो बच्चे उस प्रतिक्रिया को सीख लेते हैं, उसको परमानेंट बना लेते हैं, अन्यथा उनकी प्रतिक्रियाएं बदलती रहती हैं। तो जो प्रतिक्रियात्मक थ्योरीज हैं वो सारी बिहेवियरिस्ट उपागम में आती हैं, और इसके सबसे क्लासिकल थ्योरी को हम पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। पावलोव बेसिकली साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, पावलोव एक बायोलॉजिस्ट थे। हमने कक्षा 11-12 में जब डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ी थी, तब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि पावलोव ने पाचन कैसे होता है इस पर रिसर्च किया था। लेकिन जब वो पाचन पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने अपना जो सब्जेक्ट था रिसर्च का, डॉग, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखे। पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में उन्होंने कहा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक कंडीशनिंग होती है, कनेक्शन बनता है, दिस कॉल्ड कनेक्टिविज्म। और उसका उन्होंने उदाहरण ऐसे दिया कि जब वो अपना प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वो प्रयोग तो ये कर रहे थे कि कुत्ते में लार की मात्रा कितनी निकलती है। वो कुत्ते की लार पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते वैज्ञानिक हैं, चिंतक हैं, उन्होंने कुछ और ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि जब मैं कुत्ते के पास भोजन लेकर जाता हूं तब कुत्ते की लार निकलती है, और थोड़े दिन बाद उन्होंने अनुभव किया कि उनके भोजन लेने जाने से पहले ही कुत्ते की लार इस संकेत पर निकल जाती है कि भोजन आने वाला है। इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया कंडीशनड रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस। भोजन एक अनकंडीशनड नेचुरल स्टिमुलस है, लार के लिए एक प्राकृतिक स्टिमुलस है, जबकि लार एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। खाना देखेंगे तो लार आएगी, लेकिन वो क्या करते थे, वो पहले घंटी बजाते थे, लेकिन घंटी बजाने से किसी की लार नहीं आती। घंटी लार के लिए नेचुरल स्टिमुलस नहीं है, वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है। तो उन्होंने क्या किया, वो पहले घंटी बजाते थे, देखा कुत्ते की लार नहीं आई, घंटी बजाया, खाना लेकर गए, कुत्ते की लार आई, अर्थात लार कुत्ते की आई खाने को देखकर। लेकिन धीरे धीरे कुत्ते ने सीख लिया, डॉग ने सीख लिया कि पहले घंटी बजती है फिर खाना आता है। तो वो कैसे कंडीशनड हुआ कि वो घंटी और खाने से लार टपकते टपकते एक समय ऐसा आया जब वो घंटी बजाए और कुत्ते की लार आनी शुरू हो गई खाना पहुंचने से पहले। अर्थात ये जो लार टपकने का नेचुरल रिस्पॉन्स था, ये घंटी जैसे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को कंडीशनड रिस्पॉन्स में बदल दिया। तो घंटी में भोजन के गुण की कंडीशनिंग हो गई। मैं इसका एक और बहुत क्लासिकल एग्जांपल देता हूं। चौराहे पर पुलिस का सिपाही अपने इशारे से गाड़ियों को इधर उधर आने जाने की अनुमति देता है। उसके वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वो जिले के एसपी हों, पुलिस के बड़े अधिकारी हों, उनकी जब गाड़ी वहां से गुजरती है तो वह उन्हें सैल्यूट भी देता है। लेकिन वो कभी ये करते करते इतना अभ्यस्त और इतना बिजी हो जाता है कि वो गाड़ी जब भी निकलती है, भले उसमें साहब बैठे हो या ना बैठे हो, वो गाड़ी को सैल्यूट देने लगता है। दिस इज कंडीशनिंग, दिस इज कंडीशनिंग कि वो साहब के होने का गुण गाड़ी में ट्रांसफर हो गया। वो गाड़ी को देखकर सैल्यूट दे देता है, साहब गाड़ी में हो या ना हो। ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये दूसरी कंडीशनिंग है, ये उल्टी है। वहां देखिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स था, यहां रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट किया जाता है, अर्थात वहां एसआर बॉन्ड था, यहां आरएस बॉन्ड है। दोनों में अंतर समझिए।
पावलोव की थ्योरी में पहले खाना आता था, स्टिमुलस था, तब लार आती थी, रिस्पॉन्स था। तो स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थी उसमें उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में कबूतर को बंद किया, 4 पॉइंट बनाए और उसमें एक ही पॉइंट ऐसा था जिससे भोजन मिल सकता था। पहले भोजन नहीं दिया, कबूतर बॉक्स में बंद है, उसको भोजन नहीं दिख रहा है, वो 4 पॉइंट में से डिफरेंट पॉइंट्स पर चोंच मारता है। जैसे भी वो एक सही पॉइंट पर चोंच मारता है, खाने का एक दाना आता है। अर्थात पहले रेस्पॉन्स होता है चोंच मारना, फिर खाना आता है जो स्टिमुलस है। खाने को देखकर वो फिर चोंच मारता है और चोंच मारता है, फिर एक दाना आता है, फिर एक और चोंच मारता है। धीरे धीरे वो सीख जाता है उसे कहां चोंच मारनी है। दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग ऑफ रेस्पॉन्स। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बजाय रिस्पॉन्स स्टिमुलस की बात करती है। इसीलिए जब हम इस थियरी की बात करते हैं तो क्लास में इसका एप्लीकेशन यह है कि जब हम बच्चों को पढ़ना बताएं, उससे पहले उनको बताएं कि वो क्यों हम उनको क्यों कोई चीज बताना चाहते हैं। तो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आप स्पेसिफिकली डिजाइन करें। और ये पूरी जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये रीइंफोर्समेंट पर बेस्ड है, पुनर्वलन पर बेस्ड है। बच्चों को प्रेज करना, ग्रेड देना, उनको उत्साहवर्धन करना, उनके ऐसा नहीं कि आप उनको बहुत बड़ा प्राइज दे देते हैं हर बार, लेकिन वेरी गुड अगर आप बोल देते हैं, किसी बच्चे के अच्छे उत्तर पर उसकी तरफ यदि आप मुस्कुरा भी देते हैं तो आपका मुस्कुराना ही एक अच्छा रीइंफोर्सर है। वो आप अच्छे जेस्चर्स को यूज करिए। आप क्लास में बहुत गुस्से में रहेंगे, बच्चों की बात नहीं सुनेंगे, उनकी तरफ आंखें ततेरेंगे, तो फिर आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छी तरह से यूज नहीं हो पाएगी। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जेस्चर्स बच्चों को समझ आने चाहिए। ये भी रीइंफोर्समेंट का काम करते हैं। और रीइंफोर्समेंट ऐसा भी नहीं है कि हर उत्तर के बाद आप अच्छा अच्छा बहुत अच्छा करते रहेंगे तो कक्षा का आधा समय अच्छा अच्छा और बहुत अच्छा में बीत जाएगा। ठीक, तो कब यूज करना है, कितने समय पर यूज करना है, कहां यूज करना है, यह आपको ध्यान रखना है। और यह ध्यान रखिए कि आपको जब भी किसी को प्रेज करना है, उसने जब अच्छा काम किया है उसके तत्काल बाद उसे प्रेज करिए। ऐसा नहीं कि आज उसने अच्छा काम किया और आपने कहा नहीं, जब फाइनल सेशन में हम ग्रेड देंगे तब आपको वहां हम ए का A+ कर देंगे 6 महीने के बाद। वो रीइंफोर्समेंट नहीं है। रीइंफोर्समेंट इमीडिएट इफेक्टिव होता है। जो इमीडिएट रीइंफोर्समेंट होता है वो भले ही गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कंधे पर आप थोड़ा सा हाथ मार दीजिए, वही उसके लिए बहुत बड़ा रीइंफोर्समेंट हो जाता है। उसके बारे में 2 बातें अच्छी कह लीजिए, वही बड़ा रीइंफोर्समेंट हो जाता है। तो जब भी कोई विद्यार्थी अच्छा काम करे उसको इमीडिएटली रीइंफोर्समेंट दे। तो उन्होंने एक रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की चर्चा की है कि रीइंफोर्समेंट कब कब और कैसे कैसे दिया जाए। मैं आपसे चाहूंगा कि जब आप इस थ्योरी को पढ़ें तो शेड्यूल को जरूर पढ़ें। बिहेवियरिस्ट अप्रोच के बाद जो सेकंड अप्रोच है वो कॉग्निटिव अप्रोच है। कॉग्निटिव अप्रोच में 3 कंसेप्ट हैं। कॉग्निटिव अप्रोच ये मानती है कि बच्चे सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन से सीखते हैं। जब उनके सामने कोई भी चीज आती है तो वो चीज उनसे और उनके वातावरण से कितनी और किस प्रकार भिन्न है, वो उसमें अंतर पहचानने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। फिर जब उनके पास बहुत सारी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं तब वो उन सब चीजों को अलग अलग याद नहीं कर सकते, तो वे उनके बीच समानता ढूंढने के प्रयास करते हैं और उस समानता ढूंढकर एक कॉन्सेप्ट या एक जनरल कंक्लूजन निकाल लेते हैं। दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। और तीसरा है रीस्ट्रक्चरेशन। प्रत्येक इंडिविजुअल अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स का, अपने दिमाग में जो संप्रत्यय बनाता है, उनको जिनका उसने डिफरेंशिएशन किया है और जिनका उसने जनरलाइजेशन किया है, दोनों को अलग अलग करके यह जो जनरलाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग, जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो डिफरेंशिएशन और जनरलाइजेशन दोनों से होती है। क्योंकि जो बिल्कुल अलग चीजें हैं उनको हम अपने रीस्ट्रक्चर में, अपने मेंटल इमेज में अलग रखते हैं। जिन चीजों को हम समानता के आधार पर रख सकते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं यहां पर। बच्चा सबसे पहले, यदि छोटा बच्चा अपने घर में एक पालतू कुत्ता देखता है तो पहले वो कुत्ते और घर में जो और जीवित प्राणी हैं उनमें अंतर करता है। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और उस डिफरेंशिएशन से वो कुत्ते की एक मेंटल इमेज अपने दिमाग में बना लेता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो केवल कुत्ता नहीं देखता, वो दरवाजे पर गाय देखता है,
छत पर बंदर देखता है, घर में आने वाली बिल्ली को देखता है, चूहों को देखता है, कभी माता पिता के साथ चिड़ियाघर में जाता है, वहां और प्रकार के जीव जंतु देखता है। अब वो देखता है कि अरे ये एनिमल तो केवल एक डॉग नहीं है, मेरा टॉमी नहीं है, मेरा टाइगर नहीं है, ये तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, सबके अलग अलग लक्षण है। अब वो क्या करता है, वो जनरलाइज करता है सब में कॉमन क्या है। वो देखता है इसमें से बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जिसमें सबके 4 लेग्स हैं, इनको एनिमल क्यों कहते हैं। तो एनिमल का कॉन्सेप्ट पहले नहीं बनता, पहले डिफरेंशिएशन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनते हैं, फिर उन कॉन्सेप्शंस को जोड़कर जनरलाइजेशन होता है। तो एनिमल का कॉन्सेप्ट अलग मेंटल इमेज होती है, और डॉग का इमेज, कैट का इमेज, काउ का इमेज, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो दोनों की रीस्ट्रक्चरिंग दिमाग में होती है, और तब वो अपना दिमाग में उन संप्रतियों को विकसित करता है। तो ये कॉग्निटिव अप्रोच है। कॉग्निटिव अप्रोच के जो सबसे बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने सीखने की प्रक्रिया पर जब बात की तो उन्होंने कहा सीखने की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। पहला चरण होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन से पहले एक टर्म जीन पियाजे ने इस्तेमाल किया जिसको कहते हैं स्कैमा। स्कैमा इज ए मेंटल स्ट्रक्चर और मेंटल इमेज। बच्चा, विद्यार्थी, बड़ा, हम सब कोई जब कोई नई चीज पहली बार देखते हैं तो उसकी जो मेंटल इमेज हमारे दिमाग में बनती है वो स्कैमा होती है। और जैसा कि कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहती है कि हमारे दिमाग खाली स्लेट नहीं है, हमारे दिमाग में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। आपके बच्चे जब कक्षा में आते हैं, तो वे कक्षा में कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ आते हैं, उनके दिमाग में स्कैमा होते हैं, उनके दिमाग में मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जब आप उन्हें कोई नई वस्तु बताते हैं, कोई नया ज्ञान बताते हैं, कोई नया संप्रत्यय देते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने ऑलरेडी अवेलेबल एक्सपीरियंसेस या उनके जो ऑलरेडी दिमाग में स्कैमा है उनके साथ इस नए ज्ञान को इनकारपोरेट करने, मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रोसेस ऑफ इनकारपोरेटिंग न्यू ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग स्कैमा, पूर्व से उपस्थित स्कैमा में इसको एसिमुलेट करने की जो प्रक्रिया है, दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। तो पियाजे ने कहा कि एसिमुलेशन लर्निंग में मदद करती है। दूसरा है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है, अगर कोई नई परिस्थिति हमारे सामने आती है और उस परिस्थिति से हमारे एग्जिस्टिंग स्कैमा मैच नहीं करते, हमने जो पहले से सीखा है वो मैच नहीं कर रहा, तो क्या होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक व्यक्ति अपने जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कैमा है, उनको एडजस्ट करने की कोशिश करता है टू अकोमोडेट न्यू। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बच्चे ने, जैसे मैंने अभी एनिमल का एग्जांपल दिया था, बच्चा सर्कस में गया या बच्चा चिड़ियाघर में गया और उसने देखा कि किस तरह से एनिमल का स्कैमा उसके अंदर डेवलप हुआ, टाइगर, लेकिन उसने एक स्कैमा डेवलप किया कि 4 पैर होते हैं। अभी उसने बहुत डिटेल नहीं देखा, वो थोड़ा आगे गया, वहां रेप्टाइल पार्क था, वहां उसने सांप देखे, मगरमच्छ देखे और बहुत बहुत प्रकार के रेप्टाइल, छिपकलियां देखी। उसने देखा कि ये कुछ चीजें इसमें अलग हैं एनिमल के जो मैंने अभी तक कैरेक्टर बनाए थे, और कुछ चीजें इसमें कॉमन है। तो वो क्या करता है, उसका जो अपना एनिमल का स्कैमा है उसी को एडजस्ट करता है, उसी को ब्रॉड करता है, उसी को बड़ा करता है। अकोमोडेशन में हम वो उस बच्चे को क्या करता है, वो अपने एग्जिस्टिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल को थोड़ा ब्रॉडन करने की कोशिश करता है, थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता है, और उसको बड़ा करने के बाद वो उसी में उसको एडजस्ट करता है नए स्कीमा। वो नया स्कीमा बनाता नहीं। दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन, समावेशन। ठीक है। फिर हम बातें हैं इक्विलिब्रेशन, साम्यीकरण। केमिस्ट्री के विद्यार्थी इक्विलिब्रेशन को अलग तरह से समझते हैं, एजुकेशन के विद्यार्थी इक्विलिब्रेशन को अलग तरह से समझते हैं। तो मैं अभी केमिस्ट्री वाले इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी साइकोलॉजी और एजुकेशन वाले इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। जो इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था है, ये जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का प्रोसेस चलता है, अर्थात जो हमारे दिमाग में कोई नई चीज आने के बाद जो एक प्रोसेस चलती है कि क्या ये हमारे पुराने स्कैमा से मैच कर रही है या नहीं,
या फिर ये हमारे नए स्कीमा के साथ एडजस्ट हो रही है, नहीं। तो ये जो बिहेवियर को रेगुलेट करने की प्रक्रिया है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच जो बैलेंस बनाने की प्रक्रिया है, इसको हम साम्यीकरण या इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है? जब एसिमिलेशन एकोमोडेशन काम नहीं करता, जब पुराने एग्जिस्टिंग स्कीमा से हम नहीं कर पाते, अपने स्कीमा को ब्रॉडन करके नहीं कर पाते, तब हम नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होते हैं, नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होकर एक नया स्कीमा डेवलप करते हैं और अपने ब्रेन में नई चीज को अकोमोडेट करते हैं, नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होते हैं। दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अभी मैं पावर पॉइंट ऑफ कर रहा हूं और मैं आपसे अभी डिस्कशन मोड में आ रहा हूं।